हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंबर वन एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 9th का 8 चैप्टर करने वाले हैं, गति। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। गति। गति गति से आप क्या समझते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही गति कहलाता है। पर आइए हमारा एनसीईआरटी क्या कहते हैं देखते हैं। हमें दैनिक जीवन में कुछ वस्तुएं विरामावस्था में दिखती है, जब कुछ वस्तुएं गतिमान अवस्था में दिखती है। पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती है, रक्त का प्रवाह शिराओं एवं धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियां चलती है। परमाणु, अणु, तारे तथा आकाशगंगाएं सभी गतिमान हैं। प्रिय यह समझ जाता है कि कोई वस्तु गति में तभी रहती है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है। मतलब कहने का मतलब यही है कि कोई वस्तु गति में तभी रहती है जब वो अपने समय के हिसाब से बदलती है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष प्रमाण है। उदाहरण के लिए हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं एवं पत्तियों के हिलने डुलने से लगाया जाता है। सूर्य उदय, सूर्य अस्त तथा मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण होते हैं? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यदि यह सही है तो पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं पता चल पाता है? क्या व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर? यहाँ पे बोल रहा है क्या किसी एक व्यक्ति के लिए गतिशील वस्तु हो सकती है? क्या एक वस्तु जो है किसी के लिए गतिशील तथा दूसरे के लिए स्थिर हो सकती है? गतिमान बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होती है। इसमें कहना चाह रहा है कि कुछ सब पैसेंजर है जो बस में बैठे हैं और कुछ पेड़ पौधे हैं जो लगे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये गति में है, जबकि सड़क के किनारे खड़ा व्यक्ति बस के साथ साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। जहाँ जहाँ कि जो एक बस के सामने व्यक्ति खड़ा है उसको लगता है कि वो सब जो बस के अंदर है वो भी गति में है, पर वो रेस्ट में है। अगर उस इंसान के तरफ से देखे जो यहाँ से देख रहा है स्टॉप से, जो बस के अंदर पैसेंजर है, तब तो ये गति में है। आइए अपने आप को देखें, ये तो इस सीट पे बैठे हैं यानी कि रेस्ट में है, तो इसके नज़रिए से ये गति में है और अपने नज़र से ये देखें तो ये रेस्ट में है। तो इस तरह से हाँ हो सकता है। तो देखते हैं, यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने सहयात्री को विरामावस्था में पाता है। ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? अनेक गतियाँ जटिल होती है। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में हो तो वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान हो सकती है। कुछ वस्तुएं घूम कर सकती है जबकि कुछ कंपन कर सकती है। ऐसे भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हो। इस अध्याय में सबसे पूर्व सरल रेखा में गतिमान वस्तुएं का अध्ययन किया जाएगा। हम इस प्रकार की गति को साधारण समीकरण तथा ग्राफों के माध्यम से प्रदर्शित करना भी सीखेंगे। इसके पश्चात हम वृत्तीय गति के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए इससे पहले हम समझ लेते हैं कि इतने पैराग्राफ में क्या बताया गया था। जो इसमें कहा गया था कि जो गति है किसी एक व्यक्ति के लिए रेस्ट भी हो सकता है, मतलब विरामावस्था में भी हो सकता है, दूसरे के लिए वो गति में भी हो सकता है। इसमें बस वाला एग्जांपल दिया था कि ये मान लीजिए ये बस स्टॉप है और यहाँ पे पेड़े लगी है। ये पेड़ है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो कोई कमेंट नहीं करेगा। ये यहाँ पे पेड़ है और यहीं पे एक व्यक्ति खड़ा है जो कि देखता है यहाँ से बस जा रही है, इसमें सब पैसेंजर ये बैठे हैं, तो इसके नज़रिए से ये गति कर रही है, ये जा रही है आगे की तरफ। और इसी में ये पैसेंजर जो है, जैसा यात्री है, दूसरे यात्री को देखता है तो इसके लिए ये रेस्ट पे है
इसी नज़रिए से अगर ये इसको देखता है तो ये गति में है। तो कहा जा सकता है कि हाँ, एक व्यक्ति के नज़रिए से वह रेस्ट में हो सकता है तथा दूसरे के लिए वो विराम अवस्था में, क्योंकि यहाँ पे जो ये इंसान देख रहा है इन बस में जो पैसेंजर है उनको, तो ये गति कर रही है। यहीं पे दूसरा साथी जो इसको देख रही है, दूसरे साथी को, तो ये रेस्ट में, क्योंकि ये बस में बैठे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है। अब चलिए आगे समझते हैं अपना अगला टॉपिक, गति का वर्णन। गति का वर्णन किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित करके व्यक्त किया जाता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है। किसी गांव में स्कूल जो है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमें दूरी दे रखी है। उत्तर दिशा में है। स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया गया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन किया जा सकता है। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। अब इसमें समझाया गया है, जैसे हम किसी की दूरी नापते हैं, तो ये स्कूल हो गया, मान लीजिए ये हमारा स्कूल है, और दूसरा ये घर है, मान लीजिए किसी का ये घर है। तो हमें बताना है किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को कि ये इसका घर कितना दूरी पे है। तो हम बोलेंगे स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी पे इस व्यक्ति का घर है, हम इसको ऐसे बताएंगे। तो किसी को हम मूल बिंदु मान लेंगे, जिससे हम बताते कि इससे इतना दूरी पे, स्कूल से ये घर इतना दूरी पे है, तो ये चीज मूल बिंदु कहलाएगा। बस यही बताया गया इतना में। आइए आगे देखते हैं। सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, इसको इंग्लिश में मोशन अलोंग आ स्ट्रेट लाइन। गति का सबसे आसान प्रकार सरल रेखीय गति होती है। एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त किया जा सकता है। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है। निर्देश बिंदु माना जा सकता है। मतलब इसमें कहा गया है कि कोई वस्तु जो O से प्रारंभ करती है, इसे निर्देश बिंदु कहती है। आप देखते हैं कहाँ जाता है, O से प्रारंभ करा है और इसे निर्देश बिंदु कहते हैं। इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, निर्देश बिंदु। आगे देखते हैं। माना कि भिन्न भिन्न बिंदुओं में A, B, C वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले यह C तथा B से गुजरती है, फिर A पर पहुंचती है। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है और B से निकलती है हुई C तक पहुंचती है। इसमें आप उतना घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बार मैं पढ़ रहा था तो मेरे को भी घबराहट हुई थी, बट ये देखिए इसमें बोला है ये O है इसका निर्देश बिंदु। O से निकला, ये फिर पहुंचा C, फिर B पे। उसके बाद बोल रहा है फिर B से गुजरते हुए वह A पे पहुंचती है, फिर उसके बाद ये C, B, उसके बाद A पे लास्ट पे पहुंचती है। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है, B से निकलते हुए C तक पहुंचती है, फिर वापस ये इसी राह पे निकलती है, B से होते हुए C तक पहुंचती है इस बिंदु पे। और निर्देश बिंदु है, यहाँ से C को पार करके B, फिर B से A पे पहुंचती है। A के बाद फिर यहाँ से वापस आती है, फिर B पे पहुंचती है, उसके बाद फिर C पे। यही यहाँ पे कहा गया था कि C तथा B से गुजरते हुए A पे पहुंचती है। इसके पश्चात उसी पथ पर लौटती हुई
बी से निकलते हुए सी तक पहुंचती है। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी ओ ए प्लस ए सी अर्थात 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर बराबर 95 किलोमीटर यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ये 95 किलोमीटर है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा की। अच्छा, अंकीय मान मतलब समझते हैं जो कुछ अंकीय गणितीय मान जो होता है उसे अंकीय मान कहते हैं, जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि या अंकीय मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण की सहायता से क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति O से उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यह दूरी आपको A से निकलते हुए O से C तक विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहा जाता है। आप देखते हैं विस्थापन किसे कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, ये O से प्रारंभ होके, कलर दूसरा लेता हूँ, O से प्रारंभ होके C को पार करते हुए B को आगे निकलते हुए A पर गया था, फिर A से लौटा B पे, B से गया C पे, तो इसके बीच का जो बची गई ये वाली डिस्टेंस यही विस्थापन कहलाएगी। O से C इतना जो बीच का दूरी बच गया यही विस्थापन कहलाएगी। और डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ, ये सब नापना पड़ेगा तो डिस्टेंस निकलेगा, अब मतलब दूरी, और ये विस्थापन ये हो गया। आगे देखते हैं, क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है। चित्र 8.1 में दिए गए उदाहरण को लेते हुए O से A तक की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिमाण 60 किलोमीटर है। O से A तक पुनः B तक गति के दौरान तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है प्लस 25 किलोमीटर बराबर 85 किलोमीटर, जबकि विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर है। इसलिए विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर तय की गई दूरी के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देखेंगे कि समय विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है। हाँ, विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, क्योंकि जैसा कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद यहाँ पर आया, इसके बजाय ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता तो इसका विस्थापन कहाँ गया, कुछ नहीं है, मतलब वापस तो लौट के यहीं पे आ गया ना, तो इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। इसमें इतना ही कहा गया है और एक एग्जाम्पल दिया गया है नीचे, इसको समझ लेते हैं। O है जिसका निर्देश बिंदु है और C और B को पार करके इसे गया A पे, A के बाद उसके बाद ये फिर वापस यहाँ से आया B पे, B से C पे, इसके बीच की ये दूरी हमारा हो गया था, क्या हो गया था कमेंट करो फटाफट। हाँ, विस्थापन। और ये चीज जो यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आया, ये इसकी टोटल दूरी हो जाएगी। चलिए, इसमें यही समझाया गया। अब आगे देखते हैं। एक समान गति और असमान गति। एक समान गति तथा असमान गति। माना कि एक वस्तु सीधी रेखा में चल रही है। माना पहले एक सेकेंड में यह 50 मीटर, एक सेकेंड में 50 मीटर, दूसरे सेकेंड में 50 मीटर, तीसरे सेकेंड में 50 मीटर और चौथे सेकेंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकेंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है, क्योंकि जब वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहा जाता है। ये एक समान गति मतलब कहने मतलब एक ही समान समय एक सेकेंड में और एक समान दूरी तय करे तो उसको एक समान गति कहा जाता है। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा या बड़ा हो सकता है, मतलब समय कम या ज़्यादा हो सकता है। हम दैनिक जीवन में अनेक बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में व्यायाम कर रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं।
चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है गति की दर का मापन, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। चित्र 8.2 चित्र आप देख लीजिए। में दी गई स्थिति को देखिए। चित्र 8.2 ए में एक यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर घंटा है तो इसका क्या अर्थ है। चित्र बी में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं। ये दिखाया गया चित्र ए जिसमें गेंद फेंकने की गति 143 है और बी जिनमें साइन दिखाया, इसे क्या समझते हैं, यही बोला है बस। अभी आगे देखते हैं। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेती है। इनमें से कुछ वस्तुएं तेजी चलती है तो कुछ धीमे। वस्तुएं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उपयोग में वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। समझिएगा जी, काफी इंपॉर्टेंट है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड, जिन्हें चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जा सकते हैं। चाल के अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तथा किलोमीटर प्रति घंटा। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह जरूरी नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। ज्यादातर अवस्थाएं में वस्तुएं असमान गति में होगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वस्तु की औसत चाल को उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी अपॉन में कुल समयावधि। ये फॉर्मूला है गाइस, इसको लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि एक वस्तु t यानी कि समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल u बराबर s/t। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय यह इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चली होगी। ये एक एग्जाम्पल दिया है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करके कमेंट में आंसर करेंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए।